सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 14 गणितीय कथनों की जांच के प्रश्नावली 14.1 के प्रश्नों को आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट साथ यहाँ पर संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा मैंने बताया, प्रश्नावली 14.1 के प्रश्नों को आज के हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। जो विद्यार्थी हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जिन्होंने हमारा पिछला वाला वीडियो या अन्य अध्यायों के वीडियो नहीं देख पाए हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। साथ साथ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। एक एक प्रश्नों का बहुत बेहतरीन तरीके से हल निकाला गया है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रश्नावली के प्रश्नों की। 14.1 है ना। गणितीय कथनों की जांच का मतलब है हमारे पास जैसे कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, त्रिभुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। दो विषम संख्या को जोड़ोगे तो सम संख्या प्राप्त होगी। एक विषम संख्या को दूसरे सम संख्या के साथ प्लस धन करोगे, जोड़ोगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी। एक कथन है, ये सही है कि नहीं है, इसके जांच करने के अलग अलग तरीके हैं, उनको हमको यहाँ पर क्या करना है, पढ़ना है। तो चलिए प्रश्नावली 14.1 में क्या क्या प्रश्न लगे हैं देख लेते हैं। बताइए कि निम्नलिखित गणितीय कथन सही है या गलत। उत्तर का कारण भी लिखना है। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 350 होता है। अभी अभी जैसा मैंने बोला, ये तो 360 होता है। ये क्या हो गया, असत्य। सत्य क्या है, कोणों का योग 360 होता है। इस कारण ये गलत है, कारण भी लिखना है बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है किसी वास्तविक संख्या x के लिए x का वर्ग बड़ा या बराबर है 0 के, तो भाई किसी का वर्ग करोगे धनात्मक ही आता है, तो धनात्मक 0 या उससे बड़ा रहेगा, सत्य। तो लिखना है यहाँ पर वर्ग करने पर सदैव धनात्मक आता है, और धनात्मक हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। दो संख्याओं का सम संख्याओं का जोड़ सम संख्या होता है, सत्य। फिर कोई भी उदाहरण दे सकते हैं आप। क्लियर हो गया बात। चलिए उसके पश्चात सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, असत्य। तो अभाज्य है पर सम संख्या है, कारण लिखा दिया मैंने। चलिए 3n-1 बड़ा है 4 से, जहां n प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या एक भी होती है, बड़ा है बोल रहा है, असत्य। अब इसके असत्य होने का मैं कारण बताता हूं। क्लियर हो गया बात। चलिए असत्य होने का कारण ये है, आप सही या गलत भी लिख सकते हैं, देख लो। ठीक, चलिए यहां पर n बराबर 1 में
3 1 धन 1 बराबर कितना होगा? 4 होगा। ठीक, जो कि बड़ा बोल रहा है, अर्थात बड़ा नहीं है यार, इसलिए यहां पर बड़ा बोल रहा है, यहां पर तो बराबर आ रहा है। एक्स का वर्ग बड़ा या बराबर है 0, जहां एक्स क्या है? वास्तविक संख्या है। ये भी हमारा असत्य होगा, क्योंकि 0 भी आ सकता है ना भैया, है ना। वास्तविक संख्या में 0 0 वास्तविक है, तो एक्स का वर्ग बराबर होगा 0 के। ठीक, क्लियर है। यहां पर देखो ए धन बी धन सी, ए धन बी धन सी, ये बिल्कुल सत्य है। साहचर्य नियम, वो भी योग का। यहां पर देखो पी और क्यू के बीच में कुछ चिन्ह नहीं लगा है ना, मेरे ख्याल से ये ऋण होगा। ठीक, चलिए, ये असत्य है, मतलब गलत है हमारा। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि हमारा ऋणात्मक में, है ना, सहचर्य नियम पालन नहीं होता। ठीक, ऋण के लिए सहचर्य नियम लागू नहीं है। अब यहाँ देखो एक्स धन है, यहाँ एक्स धन है, वाई धन है, वाई धन है, जेड ऋण में है, जेड ऋण में है, सत्य है ये। क्लियर? आप उदाहरण देके इसे बता सकते हैं। क्लियर है? 2 धन 3 ऋण में 4 करोगे तो 5 ऋण 4 बराबर 1। वैसे ही हमारे पास 2 अलग है धन, फिर 3 ऋण 4 करोगे तो 2 ऋण 1 बराबर 1, वही आ रहा है। क्लियर हो गया बात? चलिए अगला देखते हैं, दूसरा। इसमें लंबा चौड़ा दिया है, जैसे एक कथन बोला गया है, बताया गया है कि पूर्ण जो है हिस्से से बड़ा होता है। ये एक अभिगृहत है, अंग्रेजी में इसे एक्सियम कहते हैं। फिर बोल रहा है यदि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो तो उसे उस त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज, ये एक परिभाषा है, एक परिभाषा है। यदि एन, ये एन है भैया, डबल लकीर लिख दिया है, ये एन है हमारा। यदि यदि एन विषम पूर्णांक है तो एन बराबर 2 के धन 1 लिखा जा सकता है, जहां के कोई पूर्णांक है। ये भी एक परिभाषा है। दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये जो बताया गया है वो एक प्रमेय है, प्रकार का प्रमेय मतलब नियम, है ना। चलिए पढ़े होंगे, यदि कोई दो वस्तु में क्रमशः तीसरी वस्तु के बराबर है तो पहले दोनों वस्तु एक दूसरे की क्या होगी? बराबर होगी। ये भी हमारे पास एक एक्सियम है। एक एक्सियम होते हैं जिनका प्रूफ नहीं हो पाता है। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। अप्रमेय होते हैं जिनका हमारा कथनीय रूप से क्या है, उसका प्रूफ भी मिलता है। चलिए अब ये जो दिया गया है इसके आधार पे हमको कुछ कथन दिए गए हैं, वो बताना है कि वो कौन से श्रेणी में आते हैं। क्लियर हो गया बात? जैसे कि त्रिभुज आर एस टी और एक्स वाई जेड में
आर एस बराबर एक्स वाई, एस टी बराबर वाई जेड और टी आर बराबर है जेड एक्स। मतलब एक त्रिभुज के तीन भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत तीन भुजाओं के बराबर है, तो क्या हो गया, सर्वांग सम। यह कौन सी कैटेगरी में आता है, प्रमेय। इसीलिए यहां पर देखो कथन 4 लिखा है, तो जो प्रमेय है। तो चलिए ये जो दिया गया कथन है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा ये हमको बताना है। पहले देखो ए बी बटा 2 है जो कि बराबर है ए सी के, तो ये कौन सी श्रेणी में आएगा, ये आएगा हमारे पास, ये नियम है। एक, ये किसी का आधा, ठीक है, मतलब ये कथन एक में आएगा। ये जो है सिद्धांत, ये जो कथन है किस प्रकार का लग रहा है, जैसे पूर्ण हिस्से से बड़ा होता है, ये हमारा एक्सियम है। ये कथन एक यहाँ पर प्रयोग हुआ है। पहला कथन यहाँ पर क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। ये एल है मेरा, आई नहीं है, एल है। यदि एल बराबर के धन 5/2 और 2m बराबर के धन 5, जहां ए एल और एम, ठीक है, इसके अवयव हैं वास्तविक संख्या। ये जो तीसरा वाला है ना, इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे ये सिद्ध हुआ कि देखो यहां पर ध्यान से देखो, एल बराबर के धन 5/2 और के धन 5 किसके बराबर है, 2m के। ये आ जाएगा, यहां देखो 2m बराबर के धन 5, तो यहां पर मेरे पास ये हमको समझ में आ गया, अगर के धन 5 की जगह 2m रख देंगे तो एल बराबर 2m/2, तो एल और एम बराबर हो गए, मतलब ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसा कहां पर लिखा है, देखो ये देखो पांचवा में, यहां पर आएगा कथन 5। कथन 5 कहता है यदि कोई दो वस्तु क्रमशः बराबर हो तो पहला और तीसरा मतलब एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ये वाला लग रहा है नियम। त्रिभुज डी ई एफ में डी बराबर नहीं है, ई एफ बराबर नहीं है, एफ डी है। क्लियर हो गया बात। तो ये कौन सी श्रेणी में आएगा, ये हमारे पास विषम बाहु त्रिभुज है और ये परिभाषा है एक प्रकार से, ये कथन 2। एक ये जो बता रहा है हमारा गणितीय रूप में लिखा है, ये एक परिभाषा का रूप है। क्लियर हो गया बात। देखो यहाँ विषम बाहु लिखा है कि नहीं लिखा है, बिल्कुल देखो। चलिए उसके बाद 141 एक विषम पूर्णांक है, तो भैया ये देखो 141 को क्या लिखेंगे, 2×70 धन 1, मतलब ये कौन से कथन से आ रहा है, तो यहां पर कथन 3 लागू हुआ है। एक मतलब ये जो प्रश्न दिया है वो कथन 3 से व्याख्या किया जा सकता है, या कथन 3 से इसकी व्याख्या होगी। क्लियर, बात समझ में आ गया। चलिए, और यहां पर आप लिख सकते हैं ये चौथा वाले में एक विषम बाहु त्रिभुज है, ये हमको पता चल रहा है। क्लियर, बिल्कुल। मतलब आपको जो दिया गया था अभिगृह्यत, प्रमेय या परिभाषा, इसको कौन व्याख्या कर रहा है ये हमको बताना था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। बोल रहा है जरा देखो, n1 और n2 दो समपूर्णांक है, k1 और k2 कोई दो पूर्णांक है, तब
सम पूर्णांकों की परिभाषा को उपयोग करके n1 और n2 को क्रमशः k1 और k2 के रूप में लिखिए। तो देखो यहां पर सॉल्यूशन पहला देखो, n1 क्या है, एक सम है, ठीक। तो सम माने 2 के गुणा में आएगा, जिसको हमको n1 को k1 के रूप में लिखना है, तो 2 गुणित k1 हो जाएगा। n2 को k2 के रूप में लिखना है और सम बनाना है, मतलब 2 के गुणा के रूप में लिखना पड़ेगा। ये लिखाएगा n1 बराबर 2k और n2 बराबर 2k2 गुणा n1 गुणित n2 को k1 और k2 के रूप में लिखिए। तो देखिए n1 गुणित n2 है, तो n1 के जगह क्या लिखाएगा, 2k1 गुणित n2 के जगह 2k2, ये आ जाएगा 2 दूने 4 k1 गुणित k2। तीसरा देखो, अब n1 धन n2 को k1 k2 के रूप में लिखना है, तो n1 धन n2 बराबर n1 के जगह में आएगा 2k1, n2 के जगह में आएगा 2k2, दोनों में 2 कॉमन है, k1 धन k2। चलिए चौथा देखो, n1 गुणित n2 सम संख्या है या विषम, क्यों? तो n1 का गुणित n2 से करेंगे, तो जो कि हमारा k1 में देखो 2k1 गुणित 2k2 बराबर 4k1 k2, जो कि एक सम संख्या है, क्योंकि 4 के गुणज में। स्पष्ट है। पांचवा देखो, n1 धन n2 जो कि आ गया 2k1 धन 2k2, 2 कॉमन k1 धन k2, ये भी सम संख्या है। कारण क्या है, क्योंकि 2 के गुणज के रूप में, या पूर्ण गुणज भी लिख सकते हैं आप। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल, जो 2 या 4 के गुणा में आएगा वो सम संख्या रहता है भैया, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। अब देखो ये चौथा है, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है जरा देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 द्विघाती समीकरण है, जहां ए बी सी वास्तविक संख्या है, ए बराबर नहीं है 0 के, तो इनमें से कौन सा समीकरण द्विघाती समीकरण हो सकते हैं, कारण भी लिखना है। तो भैया देखो यहां पर ये वाला तो है, चलिए लिखिए, द्विघाती समीकरण है क्योंकि इसके कोटि, कोटि मतलब उच्चतम घात 2 है, द्विघाती समीकरण नहीं है, क्योंकि इसके कोटि 1 है, इसमें उच्चतम घात 1 है, ये वाला द्विघाती समीकरण है, क्योंकि इसकी कोटि, ठीक देखो यहां 2 है, ये भी द्विघाती समीकरण है,
क्योंकि इसकी कोटि 2 है। अब यहां पर देखो, द्विघाती समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी कोटि 1 है। देखो x में कितने घात लगा है, 1 का। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। अगला देखते हैं, 5वां और अंतिम प्रश्न इस प्रश्नावली का। चलिए, क्या लिखा है? नीचे परिमेय संख्या q की परिभाषा दी गई है। q बराबर p बटा q, जहां p और q एक पूर्णांक है, i का मतलब पूर्णांक, और q मेरा 0 के बराबर नहीं है। सबको पता है ये परिमेय की परिभाषा है, इसको शब्दों में लिखना है। चलिए, तो मैं यहां लिखता हूं। मैं यहाँ पर 5वां प्रश्न है जो नीचे लिखना है। ठीक है, चलिए परिभाषा लिखता हूं मैं यहाँ पर पहले के लिए। शब्दों में लिखना है, ये गणितीय रूप में है। एक परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? क्यों एक परिमेय संख्या है, एक जो एक परिमेय संख्या है, जहां, ठीक है, ध्यान से देख लेंगे, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, 1 मिनट। परिमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में या भिन्न के रूप में, भिन्न अर्थात p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां p व q अर्थात जहां अंश एवं हर पूर्णांक हो। अंश एवं हर का कहने का तात्पर्य है p एवं q से है। क्लियर है? बिल्कुल। तथा पर, जिसको हम q बोल रहे हैं, शून्य के बराबर ना हो। तो मैंने गणितीय रूप से कथन के रूप में उसे लिख दिया है, शब्दों में लिख दिया है। क्लियर हो गया बात? चलिए, दूसरा आपसे पूछ रहा है, क्या 6/0 परिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं है। क्या 81/1 परिमेय संख्या है? परिभाषा के आधार पे कारण बताइए। तो सबसे पहला तो भिन्न में है, एक 81 एवं 1 पूर्णांक है, और 1 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, वो हमारा 0 के बराबर नहीं है। चलिए, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं मैं। ये देख लो, क्लियर हो गया कारण? चलिए, इसका उत्तर ये है। ठीक, क्या लिखा है? यदि b/9 एक परिमेय व्यंजक है, ए बी
ठीक है, अवयव है किसके, प्राकृत संख्या के। तो यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा ये है, इसको मैं करेक्ट करता हूं पहले प्रश्न को, 1 मिनट। चलिए, प्रिंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लग रहा है ना। चलिए यहां पर बता देता हूं मैं आपको, ए का कौन सा मान, वहां पर ए लिखाएगा तो ये हुआ नहीं है, ये ए है। ए का कौन सा मान यहां पर मान्य नहीं है और क्यों, तो देखो ए बराबर 5 मान्य नहीं है। ए बराबर 5 है, वो मान्य नहीं है, क्यों, क्योंकि ए का मान 5 रखने पर हर का मान 0 होगा। यदि आप ए की जगह में 5 रख देंगे तो हर का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो मेरा नीचे में हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या के है। समझ में आ गया बात। तो इसीलिए ए बराबर 5 है, वो मान्य नहीं है। ठीक, मान्य नहीं पूछा है इसीलिए बता रहा हूं मैं, मतलब ए का मान आपको 5 नहीं रखना है बोल रहा है। अगर ए का मान 5 रखोगे तो नीचे अर्थात हर है वो 0 हो जाएगा। और यहां पर स्पष्ट रूप से बोल दिया हूं मैं कि हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, यहां देख लो आप गणितीय रूप में, अगर ए रेड 5 है, ए के जगह में अगर 5 रख दोगे गलती से तो ये 5 रेड 5 बराबर 0 हो जाएगा, जो कि बट्टे में 0 नहीं होना है बोल रहा है। इसीलिए हमको ए का मान 5 मान्य नहीं होगा। क्लियर। चलिए, पांचवा क्या बोल रहा है, पी स्क्वायर धन 7 बटे क्यू स्क्वायर रेट 25 परिमेय व्यंजक है, बिल्कुल है। यहाँ क्यू का मान 5 और रेट 5 क्यों नहीं हो सकता, परिभाषा का उपयोग करें, वही है क्योंकि क्यू का मान 5 व रेट 5 रखने से हर का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि Q का मान यदि 5 या रेट 5 रखोगे तो हर का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, जिससे वह परिमेय संख्या नहीं रह जाएगा। क्लियर हो गया बात। तो इस तरीके से हमने एक एक प्रश्नों का बिल्कुल कारण सहित यहाँ पर हल करते हुए पूरे कारण सहित हल कर लिया है। एक एक प्रश्नों को बारीकी से हमने समझ लिया है। चलिए, यहाँ पर प्रश्नावली के सारे प्रश्न खत्म हो रहे हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, समझ में आ गया होगा तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इसे लोगों में शेयर करिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और जिन्होंने हमारे पिछले अध्यायों का वीडियो नहीं देख पाए हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए फिर मैं मिलता हूं इसके अगले प्रश्नावली का वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।